Morning, 8th class. So we are on chapter number 5 of geography, industries. Now we know that industries actually are very important for our everyday need. ज़्यादातर हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, वो ऑब्वियसली हमारे पास कहाँ से आती है? इंडस्ट्रीज से ही आती है. So we should know some important details about industries, how it is set up and all these kind of things. देखो basically if you remember जब हमने agriculture chapter किया था तो हमने ये किया था agriculture is the primary activity है ना. सेकेंड जो है अपनी सेकेंडरी एक्टिविटी या जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. नाउ हैव यू एवर given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing. जो हमारे पास नोटबुक है या जो हमारी बुक भी है, जो उसका एक सिंगल पेज है, वो भी बनने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, तब वो चीज हमारे पास आती है. ओके. सो इट बेसिकली कैसे होता है पूरा प्रोसेस. इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री. हमें पता है कि ट्री से ही, ट्री का ही कट करके फिर फाइनल उसके पल्प से फिर अपना पेपर बनता है. ठीक है. सो इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल. कट किया ट्री को, उसको पल्प मिल तक पहुंचाया. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. wood pulp में किया उसको, फिर wood pulp को mix किया chemical से and finally it formed into paper and it changed into paper by the use of machines. Now this paper found its way to the press. उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर पेपर की हमें स्टोरी बता रहे हैं वो प्रेस में चला गया, जिसमें इंक यूज की गई. जो इंक किससे बनी थी? केमिकल से बनी थी. वो केमिकल्स भी और ये इंक भी कहाँ और किसी इंडस्ट्री में बनी थी. उसके बाद दिस वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइंस ऑन द पेजेस. नाउ द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक. ठीक है. अब इन पेजेस को हमने बाइंड किया था इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक, पैक and sent to the market for sale. Now finally it reaches your hands. तो ये एक सीधी सी बात बोल रहे हैं कि एक पेपर बनने में या एक नोटबुक बनने में भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, उसके बाद वो फाइनली क्या हमारे पास पहुंचती है. ओके. तो अब ये तो एक एग्जांपल हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेक्टर के बारे में अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहला आ जाता है अपना सेकेंडरी एक्टिविटीज. सो व्हाट आर द सेकेंडरी एक्टिविटीज? सेकेंडरी एक्टिविटीज आर आल्सो कॉल्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग. ये क्या होता है? जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको चेंज करते हैं इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. एज फॉर एग्जाम्पल जो पल्प है उसको चेंज किया गया पेपर को चेंज किया गया इनटू नोटबुक. एंड देन ये दो स्टेजेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट इन मोर क्लियर टर्म्स. हमें सीधी सी बात पता है कि जो वुड था एज सच तो हम उस पे लिख नहीं सकते, मतलब इतना तो वो यूजेबल नहीं होगा ना, स्क्रिबल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. बट पहले उस वुड को, यानी वो रॉ मटेरियल है, उसको जब हमने ऐसे प्रोडक्ट में चेंज किया जो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है. व्हाई? बिकॉज वी कैन यूज द पेपर. और उसके बाद उस पल्प को कैसे पेपर में चेंज किया गया, फिर पेपर को नोटबुक में चेंज किया गया. तो हर स्टेप पे क्या है, उसमें वैल्यू ऐड हुई. Okay, and these represents the two stages of manufacturing process. हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि every step पे when we add more and more value to one particular product, या हम उसको और जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें वैल्यू ऐड होती है तो उसका प्राइस भी कंपैरेटिवली बढ़ता रहता है. A small notebook obviously is more expensive as compared to that amount of wood. उसी तरीके से कुछ भी देख लो, चाहे जो अपना जो एक एग्रीकल्चरिस्ट अगर सपोज ग्रेन उगाता है तो उस ग्रेन को फाइनली जब वो आटा बनता है उसके बाद जब वो ब्रेड बन के बिकता है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस ज्यादा हो जाते हैं. या उसी का अगर बिस्किट बन के हुआ तो इतने से बिस्किट के ही अपने 20-30 रुपीज हो जाते हैं, जबकि उतने आटे के उतने नहीं होंगे, क्योंकि हमने हर स्टेप पे उस पर वैल्यू ऐड की है और वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है. दैट इज वाई.
So the paper made from pulp and clothes made from cotton have had value added to them at each stage of manufacturing process. अब कॉटन को भी जब कपड़ा बनाया, कॉटन इनिशियली इतना महंगा थोड़ी होगा, उसको थ्रेड में किया, यार्न में किया, उसके बाद उसको वीव किया, फिर वो कोई गारमेंट्स बने, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ऐड हुई है ना हर स्टेज पे. सो इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल जिससे वो बना है. तो यानी जो फिनिश गुड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी यूजेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वो रॉ मटेरियल जिससे वो बना है. ठीक है. सो इंडस्ट्रीज, नाउ व्हाट इज एन इंडस्ट्री? Industry refers to the economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or provision of services. Okay. So I am repeating again. Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals और the provision of services. यानी इंडस्ट्री जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कुछ इनकम होगी, कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा. ठीक है. सो दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ठीक है. कोई भी गुड प्रोड्यूस हुआ है उससे, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अगर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है, या फिर कोई सर्विस है. ठीक है. तो उसको हम इंडस्ट्री बोल देते हैं. तो बट इट इज, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शरी में आ जाता है. सेकेंडरी सेक्टर इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. वी हैव कोल माइनिंग इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है. वी हैव टूरिज्म इंडस्ट्री विच इज एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर. सो इंडस्ट्रीज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. तो हम इंडस्ट्री को ही और डिटेल में क्या कर लेते हैं, अब क्लासिफाई कर लेते हैं. क्लासिफाई यानी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. वी क्लासिफाई इंडस्ट्रीज, ओके, ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? आई सपोज यू ऑल नो. क्लासिफिकेशन यानी डिवाइड जैसे करना ऑन बेसिस ऑफ सर्टन मे बी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्टन क्वालिटीज. तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? On the basis of raw material, size and ownership. So let us be more clear about this. Like if in your class I want to divide the students according to marks, so I will say 90% and above, 80 and 90 के बीच में, 70 and 80 ऐसे, या फिर हाई स्कोरर, एवरेज स्कोरर, लो स्कोरर, है ना. और वही अगर मुझे क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ गेम प्रेफरेंस, तो मैं क्या करूंगी कि किस किस को फुटबॉल अच्छा लगता है, किन किन को क्रिकेट अच्छा लगता है, किन किन को वॉलीबॉल अच्छा लगता है. तो वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स दैट यू लाइक. तो अलग अलग बेसिस पे, और हो सकता है वो बच्चे जो है उस कैटेगरी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में थे एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो इसमें इंटरमिक्स हो गए हों. तो क्लासिफिकेशन बहुत बार हम क्या रखते हैं, ऑन सर्टन बेसिस रखते हैं. तो हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, on the basis of size of the industry and on the basis of ownership. यानी कि वो जो इंडस्ट्री है उसको ओन कौन करता है. पहले वाले में है कि रॉ मटेरियल कौन से यूज होते हैं, सेकंड में है साइज क्या होता है इंडस्ट्री का, और थर्ड है कि ओनरशिप किसके अंडर है, यानी कि वो इंडस्ट्री जो है उसको ओन कौन करता है. तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं. अपनी जो फर्स्ट कैटेगरी है या जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. ओके. इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड हो सकती हैं, मिनरल बेस्ड हो सकती हैं, मरीन बेस्ड हो सकती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल. सो आई विल रिपीट इट. इन रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री मे बी एग्रो बेस्ड,
एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, मिनरल बेस्ड मिनरल के ऊपर बेस्ड है, भाई उधर मिनरल से रिलेटेड चीजें बनती हैं, मिनरल से रिलेटेड जो मतलब जो आगे कमोडिटीज बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं, वो उसमें बनते हैं। मराइन बेस्ड यानी मरीन लाइफ जो उससे रिलेटेड, फॉरेस्ट बेस्ड मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड, वुड वगैरह से बेस्ड। तो अगर इन टाइप की रॉ मटेरियल्स यूज हो तो ये हम क्या बोलेंगे कि दीज आर द एग्रो बेस्ड, ठीक है, एग्रो बेस्ड बोलेंगे। तो इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। ओके, मतलब अलग अलग बेसिस पे होते हैं। तो अगर फर्स्ट वाला हम देखें, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, ये है रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे। ओके, सो अलग अलग है ये, दे आर नॉट सेम कि ये जो एग्रो बेस्ड है इसके अंदर ही हमारा मिनरल या मराइन या फॉरेस्ट नहीं आता है। यू अंडरस्टैंड, दीज आर टुगेदर नॉट कॉल्ड एग्रो बेस्ड, दे आर डिफरेंट। तो पहला वाला देख लेते हैं, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड क्या होता है, जिसमें हम यूज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। यानी जिस इंडस्ट्री में हम मेनली क्या यूज करते हैं, जिन इंडस्ट्री में हम मेनली यूज करते हैं प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज द रॉ मटेरियल्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्रो बेस्ड। जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, यू ऑल नो वी हैव सो मेनी वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, है ना। तो वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, एग्रो बेस्ड। ओके, सो आई एम रिपीटिंग नाउ that agro-based industries are the industries which basically use plant and animal-based products as their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industry जो है वो क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ये somewhere are primary industries that use mineral ores as their raw materials. You all may be knowing कि जो हमें मिनरल मिलते हैं ना, वो उनके ओर से मिलते हैं। फिर वो जो ओर्स में, उन जो रॉक्स और जो ओर्स में वो मिनरल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, दे आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटीरियल्स। ओके, so this is mineral based industries. The products of these industries feed other industries, यानी इन इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसको दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल। जैसे आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी आयरन ओर से आयरन निकलता है, हमें पता है। उस आयरन को जो एक इंडस्ट्री में निकला है, ये जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्री थी, वहां से जब आयरन ओर से आयरन निकाला था, उस आयरन को रॉ मटेरियल के फॉर्म में दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस, ठीक है। दैट मीन्स हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस जो है, these are the industries which use raw material which is actually produced in the other industry। और इस केस में वो किस चीज की इंडस्ट्री थी, वो ऐसी इंडस्ट्री थी जहां पे आयरन ओर में से आयरन निकाला जाता था, और उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या था, उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्ट आयरन था, जिसको एक दूसरी इंडस्ट्री, जैसे कोई एक इंडस्ट्री वो बहुत हैवी मशीन्स बनाती है जिसमें बहुत सारा आयरन चाहिए होता है, तो उन्होंने किससे लिया, उन्होंने ए इंडस्ट्री से लिया। वो ए इंडस्ट्री जो आयरन प्रोड्यूस करती थी आयरन ओर से, उसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल वाले भी लेते हैं उसको, फिर आगे सपोज वो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेलवे कोचेस वाले सपोज उसको लेके रेलवे कोचेस बनाते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में ज्यादातर ऐसे होता है कि यहाँ पे जो चीज प्रोड्यूस होती है वो दूसरी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करती है, ठीक है। Now we come to the marine based. Marine based, as we know, marine का मतलब सी या ओशन से रिलेटेड होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो यूज करती हैं प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स।
So marine based industries use products from sea and oceans as raw material. ठीक है, industries processing seafood, manufacturing fish oil, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, नाउ वी कम टू द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो जब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो भी हमें चीजें समझ आ जाएंगी. ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज बेसिकली वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जो यूटिलाइज करती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो एसोसिएटेड है ऐसी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज पे वो यूज करती हैं, जैसे बेसिकली पल्प एंड पेपर जो प्रोड्यूस करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे के सारे अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फॉरेस्ट से. तो इसीलिए ये जो इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड फॉरेस्ट से होती है, जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर, बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं? दे आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं कि जो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स वो हो सकती हैं, या तो एग्रो बेस्ड हो सकती हैं. एग्रो बेस्ड वो होती हैं जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का. ठीक है, एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो मिनरल और यूज करती हैं एज रॉ मटेरियल्स, और जनरली इनके जो प्रोडक्ट है वो बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं एज देयर रॉ मटेरियल. ठीक है, जैसे आयरन ओर में से आयरन निकालना, और आयरन फिर आगे यूज होता है दूसरी इंडस्ट्रीज में. देन वी इन इंडस्ट्रीज लाइक हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा. फिर आ जाते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में. ये लोग वो प्रोडक्ट यूज करते हैं जो सी और ओशंस, बेसिकली सी और ओशन से जो चीजें इनको मिलती है एज रॉ मटेरियल्स, जैसे ये बेसिक ये फिश ऑयल और ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने में. लास्ट है फॉरेस्ट बेस्ड, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल यूज करती है. एंड द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, वो हमने कर लिया. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ओनरशिप कर लेते हैं. ठीक है, तो साइज के बेसिस पे बेसिकली हमने डिवाइड कर रखा है अपनी इंडस्ट्रीज को इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो बेसिकली साइज का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे साइज नहीं कि कितना बड़ा है कितना. साइज का मतलब होता है इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड and the number of people employed and the volume of production. यानी कि कितना कैपिटल, यानी आपने कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें कितने लोग काम करते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो कितना, उसका कितना वॉल्यूम होता है. ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है, और उसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. So it refers to amount of capital invested, the number of people employed and the volume of production. यानी कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोग काम करते हैं, और जो प्रोडक्शन है वो कितना सारा है. ठीक है, नाउ इसी के बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रखा है इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. ठीक है, तो अब इन्हीं को हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं. नाउ कॉटेज और household industries are a type of small scale industry where the products are manufactured by hands by the artisans, जैसे कि basket weaving, pottery and other handicrafts are the examples of cottage industry. मैं फिर से बता देती हूँ इसको. जो कॉटेज इंडस्ट्री सुना होगा, बेसिकली ये बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसी होती है. इसमें क्या होता है, लोग हाथों से ही काम करते हैं. मतलब हाथों से काम करने का क्या मतलब, बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती है जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज में होती हैं, बिग विच डू लॉट ऑफ प्रोडक्शन एट वेरी फ्यू सेकेंड्स एंड फास्ट स्पीड पे होती है, वैसे नहीं होती इनके. ये जनरली अपना काम जो है, जैसे आर्टिजन्स होते हैं, क्राफ्ट पर्सन होते हैं जो खुद से काम करते हैं.
तो बाय हैंड ही दे मैन्युफैक्चर दीज आइटम्स, जैसे बास्केट वीविंग, पॉटरी, पता पॉट्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं? ये सारे एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री के। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, दे यूज लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें पैसे भी कम इन्वेस्ट होते हैं, वो लोग कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजी भी इतना यूज नहीं करते जितना लार्ज स्केल इंडस्ट्री करती है, और इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, मशीन्स में जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर and the technology used is superior in large scale industries। हम ये पता है कि अगर हम लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि लार्ज स्केल में क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल का वो हायर होता है, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा यूज होती है, हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज होती है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी यूज होती है इन दीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, silk weaving, food processing industries are small scale industries, whereas production of automobiles and heavy machinery are large scale industries। ठीक है, तो मैं फिर से चीजें रिपीट करती हूँ। साइज का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। साइज के हिसाब से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो स्मॉल और लार्ज में करते हैं। स्मॉल जनरली कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज भी एक टाइप की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग हाथों से काम करते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी वाली बहुत मशीन्स नहीं होती है। बास्केट वीविंग, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट इसके एग्जांपल है। वो लोग कैपिटल कम इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। लोग कम होते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाईफाई नहीं होती है, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत होता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत मतलब प्रेजेंट, और जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी भी यूज होती है। और अगर एग्जांपल देखें तो सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ज्यादातर, और जो ऑटोमोबाइल्स और हेवी मशीनरी प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, दैट मीन्स अगर कोई बाइक प्रोड्यूस करने वाली बहुत बड़ा ब्रांड है, या फिर कोई बहुत हैवी मशीन्स बनाने वाला कोई ब्रांड है, तो ऑब्वियसली ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्लासिफिकेशन, यानी एग्रो बेस्ड तो अपना ये हो गया, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हो गया अपना, और अब हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का क्या मतलब है? ओनरशिप का मतलब होता है कि कौन उसको ओन करता है। ठीक है, तो ओनरशिप का मतलब है यहाँ पे इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, या फिर जॉइंट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसको हमने तीन में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो प्राइवेट, यानी कुछ एक या तो इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ लोगों ने उस इंडस्ट्री को ओन कर रखा है, उनकी है। सेकेंड है स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट की है। थर्ड है जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव, जिसमें दोनों ही मिक्स है। ठीक है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, या ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, जैसे पब्लिक प्लस प्राइवेट। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है उनको किसके अंडर होती है? या तो इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ, जैसे सपोज यू हैव अ वेरी बिग इंडस्ट्री, यू आर द ओनर, और मे बी अगर सपोज तुमने और आपने और आपके फ्रेंड्स ने मिक्स ज्वाइन करके एक पार्टनरशिप फर्म खोल लिया, या कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने साथ में मिलकर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल ली है, तो वो क्या आ जाएगी? प्राइवेट सेक्टर। या तो एक इंडिविजुअल अकेले भी ओन कर सकता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी ओन कर सकते हैं, उसको हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। अब जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर हमने ब्रीफ आइडिया तो ले ही लिया था कि बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड होती है
या स्टेट कंट्रोल जैसे होती है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर होती हैं ये वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो आई विल रिपीट, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, किसकी होती, किसकी है, ये होती भी गवर्नमेंट की है और इसको चलाती है और ऑपरेट भी कौन करती है, गवर्नमेंट ही करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है अपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये सारी की सारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है, ठीक है। देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी, और जो अपनी थर्ड कैटेगरी है वो है अपनी जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर से नाम से ही अपने को पता चल जाता है कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है दे आर ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी स्टेट जो है वो भी, उसका भी शेयर होता है उसमें, ओन भी करती है, ऑपरेशन में भी उसमें वो जो भी कैसे चल रहा है उससे रिलेटेड भी ध्यान रखती है, और उसके साथ साथ स्टेट के साथ साथ वो और किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, मतलब इंडिविजुअल का भी उसमें शेयर होता है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, यानी पब्लिक और प्राइवेट एक तरीके से दोनों जब मिक्स हो जाती है तो उसको हम जॉइंट बोल देते हैं। सो जॉइंट इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो भी हम समवेयर, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वी हैव स्टडीड व्हेन वी स्टार्टेड कि कोऑपरेटिव सेक्टर भी एक तरीके का, वेयर वी हैव वन मोर बेसिक सेक्टर। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें इन, यू कैन से इन टर्म्स की who owns it, okay, so that means this is the fourth, you can say, categorization। और जो फोर्थ कैटेगराइजेशन है वो क्या है हमारी, वो है हमारी कॉपरेटिव्स। तो अब हम लोग कॉपरेटिव्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर ओन्ड and operated by the producers or the suppliers of raw material, workers or both, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिव होती है ना उसको ओन और ऑपरेट कौन करते हैं, जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स, और वर्कर्स भी होते हैं या बोथ होते हैं, मतलब एक तरीके से सब लोग, जैसे नाम ना कोऑपरेटिव, सब लोग कोऑपरेशन करके बहुत सारे लोग मिलके एक सेक्टर बना लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, लास्ट में जो प्रॉफिट होता है वो भी इक्वली आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। सो बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड कोऑपरेटेड बाय द एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, ओके। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डायरी, ये बहुत सक्सेसफुल कोऑपरेटिव वेंचर है। अमूल तो इज वेरी वेरी फेमस, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट, है ना। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, अमूल जो है इट इज कोऑपरेटिव वेंचर, कोऑपरेटिव सेक्टर से उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की थी, जिसमें जो दूध प्रोड्यूस करते हैं, जो जिनके पास डेयरी फार्मिंग है, फिर जो आगे बेचते हैं, सब लोगों ने मिल के काम किया और वो प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है अपनी कोऑपरेटिव। सो विल क्विकली अंडरस्टैंड कि जो अपना, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, तो अपनी होती है पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। पब्लिक में, प्राइवेट में क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करता है उसको। जो अपनी प्राइवेट पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट से ओन्ड और ऑपरेटेड होती है। जो जॉइंट सेक्टर होता है अपना, उसमें पब्लिक भी होती है और उसमें साथ साथ पब्लिक के साथ क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल का भी उस पे ओन और ऑपरेशन पे राइट होता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में ओन्ड और ऑपरेटेड होती है बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स, या फिर दोनों ही, प्रोड्यूसर सप्लायर और वर्कर मिलके भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोड्यूसर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है
और वो लोग आपस में या फिर सिर्फ वर्कर्स के और आपस में लास्ट में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं. सो दिस इज कोऑपरेटिव सेक्टर. तो इससे अपने सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कर लिए हैं. ओके, तो अब देखो बेसिकली पता चल गई है इंडस्ट्रीज क्या होती है, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है. नाउ वी विल बी स्टडिंग द factors affecting the location of industries. Okay, very simple and interesting. So this is what we'll be doing in our next class. So if you have any doubt relating to the topic that we have done, come back with your problems and the problem will be solved. So now meet you all in the next class.